हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अब की बार 3 फरवरी को फिजिक्स का एग्ज़ाम दिए हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि 3 फरवरी का जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका सभी ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर क्या, सभी ऑब्जेक्टिव का 100% सही आंसर क्या होगा, आज उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सेट यहाँ दिया हुआ है फिजिक्स का, सेट नंबर डी है, या किसी भी सेट हो, आप सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखिए कि उसका सही आंसर क्या होगा। एकदम 110% क्या आपको 110% एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा क्या, 110% करेक्ट आंसर मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है मेरे दोस्त यहाँ पे कि फोटो सेल आधारित है क्या, फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल किस पे आधारित है? फोटो सेल जो आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई, क्या है दूसरा का आंसर कि कैथोड किरणें हैं। तो कैथोड किरणें क्या है? तो कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन के समूह है क्या, कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन के समूह होते हैं। किसके समूह? इलेक्ट्रॉन के समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसको कई बार बताए हैं। क्या है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के अदायु होते हैं, मतलब T1/2 क्या, T1/2 बराबर जो होता है क्या होता है 0.6931 बटा लेमडा। ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आप मारे हैं तो आपका 100% सही है। क्या आपका 100% सही है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का, क्या है कि 6 गुणांक की एसआई इकाई होती है। काफी आसान प्रश्न है और को कई बार बताएं। तो 6 गुणांक की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है? हर्ट्ज होती है। क्या हर्ट्ज होती है? ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है दिया हुआ काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 140। क्या 140। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 6 नंबर का प्रश्न है, क्या कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। तो पीएन संधि डायोड का हम लोग उपयोग करते हैं किसके रूप में? एक दिष्टकारी के रूप में। क्या एक दिष्टकारी की तरह कई बार बताया गया क्वेश्चन नंबर, हूबहू क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 7 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निवेश वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, मतलब निवेश वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। क्या प्रवर्धक कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न, सभी बताया हुआ प्रश्न है और 100% करेक्ट आंसर है। नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम आपको बताएं कि हमेशा आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या आभासी और उल्टा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, एकदम 100%। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो मनुष्य के आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, क्या है 10 नंबर का प्रश्न कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। काफी आसान प्रश्न है। उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। किस दोष के लिए? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आपको ट्रिक बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 लेंस है उत्तल, तो 2 वाला आंसर होगा। क्या? तो उत्तल में कितना शब्द है? 3 शब्द, तो 2 वाला आंसर होगा। 2 शब्द किस में है? तो 2 शब्द है दीर्घ में है। आदि रहता है यहाँ पे अवतल रहता है। क्या यहाँ पे अवतल, क्या अवतल लेंस रहता है। तो अवतल लेंस में शब्द कितना शब्द, यहाँ जो अवतल लिखा हुआ है इसमें टोटल है 4 शब्द। तो आंसर होता 3 शब्द वाला। तो आंसर 3 शब्द वाला कौन होता? निकट दृष्टि दोष। क्या निकट दृष्टि दोष। लेकिन हमारे पास यहाँ दिया गया है कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के व्यवहार जो किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 11 नंबर का, काफी आसान है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो आसमान का रंग नीला होने का कारण है प्रकीर्णन। क्या? प्रकीर्णन। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि 2 कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। क्या प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई होती है? एकदम कई बार बताया गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। क्या तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ 13 नंबर का प्रश्न है, काफी बार पूछा गया था। क्या है? एक वर्णीय प्रकाश के 2 स्रोत कलाबद्ध कहे जाते हैं जब उनकी
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, एकदम 100% करेक्ट है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी बार पूछा गया था, आपको बताएं भी, क्या है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, मतलब डी ब्रोगली का जो समीकरण है क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए, लैम्डा बराबर एच एम न्यू, लैम्डा बराबर एच एम न्यू, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है क्या है, 16 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बताएं भी इसको, कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव E के बीच संबंध होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस के dV बटा dx, क्या माइनस के dV बटा dx, लेकिन x के जगह पे यहाँ r दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के dV बटा dr, क्या माइनस के dV बटा dr, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए, माइनस के dV बटा dr। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है, 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, पूछा गया था, काफ़ी आसान प्रश्न है। क्या है कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, r के पावर -3 के। उसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है 18 नंबर का पिको फैराड मात्रक है, क्या पिको फैराड मात्रक है, तब पिको फैराड जो मात्रक है विद्युत धारिता के मात्रक है, क्योंकि फैराड जो होता है, क्या फैराड जो होता है धारिता के मात्रक होता है। उसके बाद अगला जो है एकदम 100% करेक्ट आंसर है, क्या है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, तो किसी संधारित्र की जो धारिता निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, क्या प्लेटों के आवेश पर, ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% करेक्ट आंसर है। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, क्या उसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर यहाँ पे आप रह सकता था 9000 मीटर, क्या 9000 मीटर या 9 किलोमीटर, जब इसको किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 9 किलोमीटर। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, काफ़ी आसान प्रश्न है और कई बार बताए हैं, क्या है कि धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक हम लोग जानते हैं अनंत होता है, क्या अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया था, क्या है कि किसी तर्क द्वार का निर्गम बाई का मान उसके दोनों निवेशों के गुना से प्राप्त होता है, तो वह द्वार है, अर्थात यहाँ पे लिखा गया है कि बाई इजगल टू, क्या है बाई इजगल टू होता है ए डॉट बी, तो इसे एंड गेट कहते हैं, क्या इसे एंड गेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दशमिक संख्या अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताए थे कि जो भी यहाँ आपके पास नंबर दिया हुआ रहे, क्या जो भी नंबर यहाँ पे 27 दिए है, तो 27 का क्या कीजिए 1 से दुगना, 1 2 और 2 का दुगना हो जाएगा 4 और 4 का दुगना हो जाएगा 8 और 8 का दुगना हो जाएगा 16 और 16 का दुगना हो जाएगा 32, लेकिन 32 को क्या करेंगे छोड़ देंगे। आप यहाँ पे किसको किसको जोड़िएगा कि 27 आ जाएगी, तो यहाँ पे किसको किसको जोड़ना है कि 27 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि किसको जोड़ेंगे 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो गया, और 16 और 4 कितना हो गया 16 4 हो गया 20 हो गया, क्या 16 4 20 हो गया, लेकिन 27 नहीं हो रहा है क्योंकि 27 पुराना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 16 और 8 को जोड़ेंगे तो हो गया कितना 24 हो गया, और 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27 हो गया। तो जिसको जोड़े हैं उसके आगे में 1 लिखेंगे तो 16 1 फिर 8 हो जाएगा 1, 4 को नहीं जोड़ें 0 लिख देंगे, इसको जोड़ें 1 और इसको जोड़ें 1, मतलब हमारा जो आंसर हो गया क्या 11011, क्या 11011 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी 11011। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पूछा गया था काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज, क्या 100 हर्ट्ज। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा मॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं, तो वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा मॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं मोडेम कहते हैं, क्या मोडेम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्या कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी होती है। तो संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो दूरी होती है 36 क्या इकाई दाएं सैकड़ा 36,000 किलोमीटर, क्या 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है क्या कि संकीर्णन का मापन किया जाता है, क्या संकीर्णन का मापन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में, क्या डेसिबल में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया था 29 नंबर में पूछा गया था प्रश्न क्या है प्रेरण कुंडली का प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रेरण कुंडली जो है क्या उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रेरण कुंडली जो है उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, क्या उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 30 नंबर का प्रश्न है, कई बार इसको बताएं क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो ऊर्जा घनत्व होता है क्या होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट, क्या बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया था क्या है कि तप्त तार, क्या तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन मान मापा जाता था। तप्त तार एमीटर के द्वारा प्रतिवर्ती धारा का जो है मूल औसत वर्गमान को मापते हैं, क्या मूल औसत वर्गमान को मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 100% सही। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो तो डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए बी डीएस कोस थीटा। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न की प्रतिबाधा का मात्रक है। तो प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है क्या होता है ओम होता है, क्योंकि प्रतिबाधा और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे से सिमिलर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए प्रतिबाधा का भी मात्रक क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है दिया गया 34 नंबर का प्रश्न है क्या है कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है क्या होता है शून्य होता है, क्या शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है क्या है कि यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का मान होता है कई बार बताएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोस फाई, क्या कोस फाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है क्या है कि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के पावर -1/2 का मान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के पावर -1/2 का जो मान होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकेंड है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 गुने में 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता था 10 के पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 10 के पावर क्या 10 के पावर 8 2 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद जो अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है क्या है 37 नंबर का प्रश्न कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आते हैं तो भी वेग से चलता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या शून्य हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है क्या है, इसको कई बार बताए थे भी प्रश्न को, क्या है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। तो इसकी जो प्रकृति क्या हो जाती है अपसारी हो जाती है, क्या अपसारी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है क्या है 39 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार इसको बताए थे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास का द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ है। तो टाउ आघूर्ण का मान होता है, क्या इसका क्या मान होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टाउ वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है क्या है 40 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया था और आसान प्रश्न है कि 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है हेनरी होता है।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न कि धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है, दोलन गति उसकी क्या हो जाती है। 41 नंबर का प्रश्न है, तो इसकी जो दोलन गति होती है अपमंदित हो जाती है। क्या अपमंदित हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% करेक्ट है। उसके बाद 42 नंबर का जो प्रश्न है काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको बताए थे कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। मतलब डायनेमो किस पर आधारित है? डायनेमो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि मतलब चालक में धारा जो उत्पन्न की जा सकती है यदि क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी चुंबक और क्या हो जाएगा? चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। क्या है कि मतलब एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट है। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न है क्या है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो प्राप्त धारा का मान जो समानुपाती होता है केवल प्रतिरोध के समानुपाती होता है। किसके? केवल प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न है क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। मतलब सीधा समझे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो उसको हम लोग हमेशा जोड़ते हैं किसमें? समांतर क्रम में। क्या? समांतर क्रम में। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 46 नंबर का प्रश्न है क्या है कि धारावाही विद्युतीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि कुंडली के तल के लंबवत रहता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न था काफी आसान प्रश्न था कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए m/n। क्या? ऑप्शन नंबर ए m/n। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया था 48 नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन शैथिल प्रदर्शित करता है। मतलब कौन जो होता है शैथिल प्रदर्शित करता है? अनुचुंबकीय या लव चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। लव चुंबकीय जो होता है शैथिल प्रदर्शित करता है। क्या? लव चुंबकीय शैथिल प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 100% करेक्ट। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है क्या कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का जो मान होता है क्या होता है? μ0/4πm/r। ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 50 नंबर का प्रश्न है क्या है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का जो मात्रक होता है हम लोग जानते हैं, इसको बताया भी क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कूलॉम प्रति मीटर। क्या? कूलॉम प्रति मीटर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है? mL/-3 A इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 52 नंबर में पूछा गया था प्रश्न क्या है कि 8 कूलॉम ऋण आवेश में क्या 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्या? उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। काफी आसान प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए 5 × 10⁻19। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है कि 5 कूलॉम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या? निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 × 10⁻2 मीटर कूलॉम। उसके बाद 54 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, पूछा गया था 54 नंबर में कि धातु क्या ध्यान से पढ़िएगा कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है? सर्वत्र शून्य रहता है। क्या? सर्वत्र शून्य रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया है 55 नंबर का प्रश्न है क्या है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। क्या? बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर डी 0। ऑप्शन नंबर डी 0।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। तो निरक्षीय स्थिति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो होता है क्या होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, हमेशा शून्य होता है, क्योंकि हम आपको बताए थे क्या अक्षीय स्थिति में होता है 1/4πε0 P/r², लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है क्या है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। एसी परिपथ जो होता है उसमें शक्ति केवल व्यय होती है। किस में व्यय होती है, तो केवल प्रतिरोध में। क्या केवल प्रतिरोध में शक्ति क्या होती है, व्यय होती है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया था क्या है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित है। तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होगी। क्या प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 50 पाई। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया था 59 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा है। तो विद्युत लेपन में किस धारा का व्यवहार किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या विद्युत लेपन में हमेशा दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। क्या दिष्ट धारा का मतलब डीसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 60 नंबर का जो प्रश्न दिया गया था कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण या अवतल लेंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण में बनता है। क्या उत्तल दर्पण में बनता है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हो जाएगा इसका क्या करेक्ट। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया था कि संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल लेंस की क्षमता होगी। तो समतुल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा P1। क्या P1 प्लस में क्या हो जाएगा P2, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि P = P1 + P2। उसके बाद जो 61 नंबर का प्रश्न दिया गया था क्या है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, आपको बताया कि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग। उसके बाद 63 नंबर का प्रश्न है क्या है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। क्या वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, डीसी। उसके बाद क्या है यहाँ पे 65 नंबर का कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं तो उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। तो उनके प्रतिरोध में अनुपात 3:2 हो जाएगा। क्या 3:2, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया था 66 नंबर का कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी। तो उसकी जो विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 0.002 ओम इनवर्स। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया था हमारे पास क्या था कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, n²। उसके बाद 68 नंबर का प्रश्न है क्या विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए। तो विभव मापी की यदि सुग्राह्यता को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके तार की लंबाई को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इसके तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी, इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी यदि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाना हो। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया था 69 नंबर का प्रश्न है कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। मतलब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, हम आपको बताए थे। और किरचॉफ का जो पहला नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 70 नंबर का प्रश्न, लास्ट प्रश्न यहाँ पे है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो चलिए टोटल
लोग 70 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया, उसका 100% क्या 100% करेक्ट आंसर देख लिए कि क्या होगा, आप कितना अंक आया आपका कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।